वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स की जो न्यू बुक है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम लोग उस चैप्टर नंबर 4 का जो आर्टिकल नंबर लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 4.8, जिसका नाम है इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आज हम लोग जो है वो इस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो इंटरकन्वर्जन है, या ये दोनों एनर्जीज जो आपस में इंटरकन्वर्ट होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है वो इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर जो है वो कवर करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक डायग्राम है जो कि इस आर्टिकल से रिलेटेड है। अब देखें, ये हमारे पास एक मैस एम है और ये जो है हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, इस मैस एम को हम लोग जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लेकर गए हैं एक पोजीशन पे। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लेकर गए हैं, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से दूर लेकर गए हैं, लेकिन वो सरफेस ऑफ अर्थ से के थोड़ा करीब है, वो सरफेस ऑफ अर्थ के पास है। हम लोगों ने इसको सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही थोड़ा सा मूव करवाया है, जिसकी वजह से इस मैस के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, इस वजह से इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब देखिए, ये हमारे पास जो मैस एम है, ये मैस एम जो है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, हम लोग इसको जो है वो कुछ हाइट के ऊपर लेकर गए हैं। ठीक है, हम लोग जो है उसको सरफेस ऑफ अर्थ से जो है वो इस हाइट के ऊपर लेकर गए हैं किसी पोजीशन की वजह से। ठीक है, हम लोग जब इसको इस हाइट के ऊपर लेकर गए हैं तो फिर ये किसी पोजीशन पे हम लोगों ने इसको ले जाकर रख दिया है, यानी कि किसी हाइट के ऊपर ले जाकर रख दिया है। तो इस वजह से जो इसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम लोग इस हाइट से जो है वो इस मैस एम को छोड़ दें ताकि वो नीचे गिर जाए, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर गिर जाए, जो कुछ उसने हाइट अटेन की हुई थी वो जो है वो उसकी ख़त्म हो जाए, तो फिर जब हम लोग उसको छोड़ देंगे तो वो मोशन में आ जाएगा, यानी कि मूव करके ही वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर गिरेगा। जब वो मूव करके ही सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर गिरेगा, यानी कि वो मोशन में आ जाएगा। इस वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास फिर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहले जब वो कुछ हाइट के ऊपर था तब उसके पास जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। जब हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और वो सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आने लग गया, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, तो इसी को यानी वो मोशन में आ जाएगा, तो फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही आज का हमारा आर्टिकल है कि इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स देखें, बॉडी हमारे पास जो थी वो पहले हाइट के ऊपर थी, इस वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन बाद में जो है वो जब वो सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ मूव करेगी, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर जब हम लोग बॉडी को नीचे से ऊपर मूव करवाएंगे तब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि बॉडी को हम लोगों ने ऊपर मूव करवाया है किसी पोजीशन पर लेकर जाने के लिए, और मूव करवाने की वजह से उसकी जो पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। और हम लोग जब सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट के ऊपर उसको ले गए हैं किसी पोजीशन के ऊपर, तो पोजीशन के ऊपर जाकर उसके पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कंजर्व रहती है, ज़ाया नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। आज के आर्टिकल में हम लोगों ने देखना है कि जब बॉडी इस हाइट के ऊपर थी, जिसको हम लोगों ने पॉइंट ए का नाम दिया, इस हाइट के ऊपर देखें ये बॉडी हमारे पास
इस हाइट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फिर उसने इस हाइट से जो है वो जब एक्स डिस्टेंस कवर किया है, यानी यहाँ से लेकर जब वो यहाँ तक आई है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फिर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यही सारा कुछ हम लोग आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने हेडिंग लगा दी है कि इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइट ए के ऊपर यानी कि पॉइंट ए के ऊपर जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh और काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो है तो वो कैसे है। तो हम लोगों ने लिखा है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस m, यानी कि एक बॉडी कंसिडर करें जिसका मैस m है और वो रेस्ट के ऊपर है एट अ हाइट h, यानी कि जो हमारे पास ये सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो हमारे पास h है। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो हमारे पास h है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए, यानी कि बॉडी जब हाइट h के ऊपर होगी सरफेस ऑफ अर्थ से तो पोजीशन ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंटरकन्वर्ट होंगी या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें कि एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है mgh, ठीक है। तो हाइट के ऊपर देखें हाइट भी है हमारे पास, बॉडी का मैस भी है, इसके पास इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो भी है हमारे पास। तो हाइट h है, हाइट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, बॉडी पोजीशन ए पर है तो फिर हाइट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। तो फिर उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास mgh होगी। लेकिन जो बॉडी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 mv²। यहाँ पर जो है पोजीशन ए पर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर 1/2 mv² है तो v हमारे पास वेलोसिटी है। अगर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बॉडी की पोजीशन ए पर वेलोसिटी कितनी है तो फिर हम लोगों ने va लिखना है ताकि हमें पता चले कि हम लोग पोजीशन ए पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों ने मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mva² लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें बॉडी यहाँ पर पोजीशन ए के ऊपर जो है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही, यानी कि किसी किस्म की मोशन नहीं है इस बॉडी में, इस पोजीशन ए के ऊपर जो है वो रेस्ट में है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv², जब वहाँ उसके अंदर हम लोग जो है v की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो सिंस बॉडी इज एट रेस्ट सो va इज इक्वल टू ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 0² एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोगों को स्टूडेंट्स पता चल गया कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है। अब हम लोगों ने पोजीशन ए के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है या नहीं। टोटल एनर्जी अगर हम लोग फाइंड आउट करें टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए, टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए, अब हमारे पास टोटल एनर्जी को हम लोगों ने ई से रिप्रेजेंट किया है तो हम लोग पोजीशन ए के ऊपर टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने ई के साथ ए लिखा है कि टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए पे हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो जो कि हमारे पास टोटल एनर्जी आपको पता है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अब देखें हमारे पास mgh निकल कर आई है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। इस वजह से हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास mgh आ गई है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है क्योंकि ये एट पोजीशन ए के ऊपर जो है हमारे पास पोजीशन ए की टोटल एनर्जी है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पोजीशन ए की जो है वो टोटल एनर्जी आ गई कि वो हमारे पास mgh की इक्वल है। अगर हम लोग यहाँ से जो है बॉडी को छोड़ दें और वो यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक आ जाए, यानी कि यहाँ से लेकर वो x डिस्टेंस कवर कर ले और अर्थ की सरफेस से उसकी जो हाइट हो, सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी जो हाइट है वो h माइनस x है, यानी कि बॉडी को हम लोगों ने जब यहाँ से लीव कर दिया, बॉडी को छोड़ दिया
तो बॉडी जो है ज़ाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने इसको कुछ हाइट के ऊपर रखा हुआ था, कुछ हाइट अटेन की हुई थी इसने, जब हम लोग उसको उस हाइट से छोड़ देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन की तरफ नीचे आएगी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो जब हम लोग बॉडी को छोड़ देंगे तो वो इस यहाँ से यानी कि लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो जो इस टोटल हाइट में से जो है वो x तक का डिस्टेंस कवर करे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारे पास जो है वो टोटल हाइट है, यानी कि बॉडी की अर्थ की सरफेस से लेकर यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक हमारे पास टोटल हाइट है। अगर हम लोग जो है बॉडी को यहाँ से छोड़ दें तो वो इस टोटल हाइट में से ये जो x डिस्टेंस कवर करे और अर्थ की सरफेस से जो है वो उसकी जो हाइट है वो h-x हो, तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, या तब उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी। अब देखें यहाँ पर मैंने जो पॉइंट x के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mg/x h-x लिखी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgx लिखी हुई है। तो अब हम लोग बॉडी को जब यहाँ पे छोड़ेंगे तब वो x पॉइंट के ऊपर आएगी, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी कैसे आ गई और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी कैसे आ गई। अब हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर मैंने यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है कि mg/h-x है और काइनेटिक एनर्जी लिखी है जो कि mgx है, तो फिर वो जो है वो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैसे आई हैं। तो यही चीज़ हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि व्हेन द बॉडी इज़ रिलीज्ड, जब हम बॉडी को रिलीज़ कर देंगे, इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो वो ग्रेविटी के अंदर जो है वो फ्रीली फॉल करेगी। ड्यूरिंग दिस मोशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इस मोशन के दौरान और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इस बात का क्या लॉजिक है, बॉडी की यहाँ पर जो है वो कोई मोशन नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर इस पोजीशन ए के ऊपर जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी कम थी। लेकिन जब बॉडी को हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया तो बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं रही, यानी कि वो उसने मूव किया और मूव करने जब उसने किया तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी 1/2mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई और जो हाइट है उसकी वो डिक्रीज़ हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh और हाइट डिक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग दिस मोशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो यही चीज़ जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो पोजीशन बी के ऊपर है वो क्या होगी। सपोज अ बॉडी फॉल्स अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए एंड रीचेज पॉइंट बी, रिमेनिंग हाइट फ्रॉम द ग्राउंड h-x, यानी कि जो ग्राउंड से हाइट रह गई है वो तो h-x है, लेकिन बॉडी को जब हम लोगों ने गिराया है और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट ए से बी तक आने के लिए वो x है। तो अब देख लें स्टूडेंट्स, हमारे पास बॉडी ने अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, इस यहाँ तक पहुँची है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो x है, लेकिन ग्राउंड से उसकी जो हाइट है वो h-x है। ठीक है, लेकिन ग्राउंड से वो h-x की हाइट के ऊपर है पोजीशन बी के ऊपर, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास x है। तो स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो नोट नहीं करते, बाद में जो है वो एग्ज़ाम्स में देखते रहते हैं कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, ये किस तरह का जो है वो पेपर आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास, स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास mgh के इक्वल होती है। ये h जो है हमारे पास हाइट है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पर भी लिखा है कि बॉडी जब पोजीशन बी के ऊपर होगी तो जो हमारे पास ग्राउंड से उसकी जो रिमेनिंग हाइट होगी वो हमारे पास h-x होगी, इस वजह से इस h की जगह जो है वो h-x आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2mv² है, लेकिन हम लोग जो है वो पोजीशन बी के ऊपर जो वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी के साथ b लगा दिया है।
कि पॉइंट पोजीशन बी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो वी बी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv/b² हो जाएगी। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब पोजीशन ए के ऊपर जो है वो तब तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो थी जब बॉडी जो है वो पोजीशन ए के ऊपर थी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। लेकिन अब बॉडी जो है मूव करके पोजीशन बी के ऊपर आई है, बॉडी मूव करके पोजीशन बी के ऊपर आ गई है। अब उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, तो अब पोजीशन बी के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है वी बी, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो वेलोसिटी वी बी है एट पोजीशन बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने यूज़ की है ताकि हम लोग पोजीशन बी के ऊपर जो वेलोसिटी वी बी है उसको कैलकुलेट कर सकें। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं की। उसकी वजह क्या है? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी स्क्वायर की इक्वल होती है। यहाँ वहाँ पर यानी कि टी का फैक्टर आता है, टाइम का फैक्टर आता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर टाइम को डिस्कस करने बैठ गए तो शायद हम लोग इस आर्टिकल को कभी जो है वो सॉल्व ही ना कर पाएँ। इस वजह से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इग्नोर किया। फिर हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो देखी, वो भी उसमें भी हमारे पास 1/2 AT² जो है उसमें भी हमारे पास जो है वो टाइम का फैक्टर आता है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT²। ये हमारे पास जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इस वजह से हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा। हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरन कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले भी टाइम का फैक्टर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में भी टाइम का फैक्टर नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर ली, 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI² जो है, और हम लोगों ने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन का नाम हम लोगों ने इसको दिया था, सेकंड इक्वेशन का नाम हम लोगों ने इसको दिया था। हम लोगों ने जो है इक्वेशन बी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है पॉइंट बी के ऊपर वो क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें, जो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है तो ये 2 जो है वो वैसे ही कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास जो ए है वो हमारे पास हम लोगों ने जी की इक्वल लिखा है। वो जी की इक्वल इस वजह से लिखा है क्योंकि बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है, बॉडी के ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। इस वजह से उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इस वजह से हमारे पास जो ए है वो जी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एस, यानी कि डिस्टेंस के बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो हमारे पास कितना है, तो बॉडी ने जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास x है। इस वजह से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x की इक्वल आ गया। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग यानी कि बॉडी पोजीशन ए के ऊपर थी तब उसकी वो रेस्ट में थी, इस वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब वो पोजीशन बी के ऊपर आ गई तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो पोजीशन बी के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी बी के इक्वल होगी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने वी बी का नाम दे दिया। फिर हम लोगों ने ए इज इक्वल टू जी, एस इज इक्वल टू एक्स एंड वी एफ इज इक्वल टू वी बी जो है वो एंड वी आई इज इक्वल टू 0 जो है वो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने, इक्वेशन 2 में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को जो है वो पुट कर दिया बिकम्स। तो हमारे पास जो 2g, जब हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट की g, एस की वैल्यू पुट की x, तो हमारे पास जो हम लोगों ने जब ये सारी वैल्यूज़ ये पुट की तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास क्या बन गई, VB² इज इक्वल टू 2gx। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 बन गई। VB² यानी कि हमारे पास जो पोजीशन बी के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास 2gx की इक्वल थी। अब हम लोगों ने इक्वेशन 2 से जो है वो VB² 2gx तो निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने VB² की जो वैल्यू है 2gx इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो जहाँ पे हम लोगों ने VB² लिखा हुआ है। तो जब हम लोगों ने इसको इक्वेशन
वन में पुट करना है, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर इन इक्वेशन वन में पुट किया तो ये जो चीज़ें हैं 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो mgx के इक्वल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पोजीशन ए के ऊपर हम लोगों ने जो है वो पोजीशन बी के ऊपर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली थी कि वो mg इंटू एच माइनस एक्स है, क्योंकि mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh की इक्वल होती है, एच हमारे पास हाइट है, तो पोजीशन है बी के ऊपर जब बॉडी होती है तो सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी जो हाइट होती है वो हाइट है वो h माइनस एक्स का नाम दिया है। इस वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट की वैल्यू पुट करके जो है वो पोजीशन बी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड कर लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड कर ली है कि वो हमारे पास mgx के इक्वल है। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जो है वो प्लस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये है mg इंटू एच माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgx है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग लगा दी कि टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी के बॉडी की जब हाइट हमारे पास अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो h माइनस एक्स हो, और बॉडी ने जो है पोजीशन ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो x हो, तब हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया है, पोजीशन बी पे को पर हम लोगों ने टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करनी है, तो इस वजह से EB लिखा है। टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो है वो प्लस से यानी कि सबमिशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mg इंटू एच माइनस एक्स है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgx है। ये mg को जब हम लोग जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो mgh नेगेटिव mgx आ जाएगा, और ये भी हमारे पास mgx है। ये mgx माइनस में है, ये mgx प्लस में है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पोजीशन बी के ऊपर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास mgh आ जाएगी। हम लोगों ने पोजीशन बी के ऊपर टोटल एनर्जी को फाइंड आउट किया है, इस वजह से EB लिखा था, तो जो कि हमारे पास mgh की इक्वल आई है, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो इसको इक्वेशन बी का नाम दे दिया कि पोजीशन बी के ऊपर जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी वो भी हमारे पास mgh आई है, और ये हमारे पास इक्वेशन बी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पोजीशन सी की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है पोजीशन ए के ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली, फिर टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली पोजीशन ए के ऊपर भी, बी के ऊपर भी। अब हम लोगों ने पोजीशन सी के ऊपर आना है कि पोजीशन सी के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो जो हमारे पास पोजीशन सी है वो पोजीशन है कि बॉडी बस जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले वाली जो पोजीशन होती है कि बॉडी जो है, अब देखिए बॉडी जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली है, और उससे पहली वाली जो पोजीशन है वो हमारे पास पोजीशन सी है, हमारे पास जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो अब देखिए पोजीशन सी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन सी है, तो बॉडी जब हमारे पास पोजीशन बी के ऊपर थी उसकी वेलोसिटी कम थी, लेकिन पोजीशन सी के ऊपर जो है आके उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी है। तो अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv², उसमें वेलोसिटी का फैक्टर आता है। वेलोसिटी ज़्यादा हुई है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन सी के ऊपर हम लोग देखते हैं कि एट लोएस्ट पॉइंट सी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट सी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं रहती, यानी कि जब हम लोग ग्राउंड को हिट स्ट्राइक करने से पहले यहाँ तक आते हुए जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड जो पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारे पास mgh है वो यहाँ पर आते हुए उसकी जो हाइट है वो 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर वो उसकी हाइट रही ही नहीं है तो वो 0 हो गई। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास 0 हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो mgh के इक्वल होती है। यहाँ पर जब हाइट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2mv²। हम लोग को जो है वो
पोजीशन सी के ऊपर जो है हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और ये इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv², यानी कि पोजीशन सी के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो फाइंड आउट करनी है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो v² का नाम दे दिया वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी vc एट पोजीशन सी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। वो वेलोसिटी vc जो है इसको भी हम लोग जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो इक्वेशन 4 का नाम दे दिया गया और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें हमारे पास पोजीशन सी के ऊपर हमारे पास देखें जो बॉडी के ऊपर ग्रेविटी लग रही थी, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2a(s) = vf² - vi² है। तो हमारे पास जो पोजीशन सी के ऊपर हमारे पास जो डिस्टेंस रह गया है या बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इस टोटल हाइट के इक्वल ही है, यानी कि बॉडी ये वाली बॉडी अगर इस सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर यहाँ तक जो है वो किसी हाइट के ऊपर थी, तो जब हम लोगों ने उसको यहाँ से लीव किया तो जब वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर दोबारा आई तो उसने उसका जो फिर यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो उस हाइट के इक्वल ही है। तो इस और बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इस वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। बॉडी यहाँ पर जो है वो रेस्ट में थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस वजह से ज़ीरो आई है। जब बॉडी को यहाँ से लीव किया है तो बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आ गई, इस वजह से जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आई है तो यहाँ पर आकर उसकी जो फाइनल हमारे पास वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी vc² की इक्वल होगी, क्योंकि जो है बॉडी पोजीशन सी के ऊपर है। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख दी। फिर यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s जो है वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो जितनी वो हाइट के ऊपर थी उतना ही उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है पोजीशन सी पर आते आते। तो वो हमारे पास s जो है h के इक्वल आ गया, फाइनल वेलोसिटी vc के इक्वल आ गई, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल आ गई। तो इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास जब हम लोगों ने इक्वेशन 4 में जो है वो सारी वैल्यूज़ पुट की तो vc² हमारे पास 2gh के इक्वल आ गया। ये हमारे पास जो है वो vc² की वैल्यू आ गया। इस vc² की वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन 3 के में पुट करना है, जिसमें हम 2gh लिखेंगे। तो फिर हमारे पास जो हम लोगों ने इक्वेशन 3 में जब vc² की वैल्यू पुट की 2gh, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी mgh की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो चलें इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ vc² इन इक्वेशन 3 में हम लोगों ने इक्वेशन 3 में जो vc² की वैल्यू पुट की तो वो 2gh था। जब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वह काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है वो mgh की इक्वल आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास पहले ही 0 थी, क्योंकि बॉडी की जो हाइट है वो 0 थी। थस एट पोजीशन सी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस हाइट के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh की इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, पोजीशन के ऊपर थी और वेलोसिटी नहीं थी उसके पास, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब देखें पोजीशन सी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास 0 की इक्वल आ गई है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgh की इक्वल आ गई है। यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्वल थी, यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी mgh की इक्वल थी, यानी कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के में कन्वर्ट हो चुकी है। बॉडी ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, जब वो यहाँ तक आई तो सारी की सारी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास उसकी mgh की इक्वल थी, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी mgh की इक्वल है। तो सारी की सारी जो हमारे पास एनर्जी है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम लोग जो है वो टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं कि पोजीशन सी के ऊपर जो है वो टोटल एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी या एट पॉइंट सी, जो टोटल एनर्जी है उसको हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट किया है। पोजीशन सी के ऊपर जो है वो टोटल एनर्जी जो है फाइंड आउट करनी है, जो कि फिर वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सबमिशन की इक्वल आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर 0 थी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh की इक्वल है, इस वजह से हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास mgh की इक्वल होगी। इसको हम लोगों ने इक्वेशन सी का नाम दे दिया। तो फिर हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल एनर्जीज आई हैं, चाहे वो पॉइंट सी के ऊपर थी,
पॉइंट बी के ऊपर थी या पॉइंट ए के ऊपर थी, जो टोटल एनर्जी थी हमारे पास, जब हम लोगों ने जब पॉइंट ए के ऊपर जब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके टोटल एनर्जी निकाली, तब वो भी हमारे पास mgh की इक्वल थी। फिर हम लोगों ने जब पोजीशन बी के ऊपर या पॉइंट बी के ऊपर जब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके टोटल एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करके, वो भी हमारे पास mgh की इक्वल आई। और पोजीशन सी के ऊपर जब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करके टोटल एनर्जी निकाली, वो भी हमारे पास mgh की इक्वल आई। यानी कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक जब बॉडी आती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही है, यानी कि एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रही है, काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रही है। या तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती रही है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती रही है, या तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती रही है। लेकिन हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही है। टोटल एनर्जी हर पोजीशन के ऊपर mgh के इक्वल ही आई है। तो इस वजह से हम लोगों ने लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशंस ए बी एंड सी इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट फ्रॉम ए टू सी इज़ कंजर्व। कि हमारे पास जो इक्वेशंस थी ए बी एंड सी, वो वहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है हर पॉइंट पोजीशन के ऊपर, यानी कि ए से सी तक जितनी भी पोजीशन थी ए बी सी, वहाँ पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही है। अगर हमारे पास वहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती तो वो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास वायलेट कर जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने उस लॉ को वायलेट नहीं करना, बल्कि हमारे पास हम लोग टोटल एनर्जी को कंजर्व रखते भी नहीं है, वो खुद ही कंजर्व रहती है। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर गेन हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, पोटेंशियल एनर्जी अगर लॉस हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी हमें गेन होगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है। इस वजह से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, एज द बॉडी फॉल्स ग्रेविटी एक्सेलरेट इट्स डाउनवर्ड। यानी कि बॉडी जब हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं तो वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है। और डाउनवर्ड वो एक्सीलरेट क्यों करती है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। इस वजह से उसका जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और यानी कि स्टूडेंट जब हम लोग बॉडी को यहाँ से छोड़ देंगे वो सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसकी हाइट जो है वो कम होगी। हाइट अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि mgh की इक्वल है। हाइट अगर हमारे पास डिक्रीज़ होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। और लेकिन जब बॉडी को हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ, तो वो उसकी जो है वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास 1/2 mv²। अगर हमारे पास उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लिखनी है कि एज द बॉडी फॉल्स ग्रेविटी एक्सीलरेट्स डाउनवर्ड। कि बॉडी जब फॉल करेगी तो वो डाउनवर्ड एक्सीलरेट करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, बॉडी की जो है वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। सेम पॉइंट की टाइम के ऊपर जो हाइट है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगी, विच रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जिसकी वजह से हमारे पास अगर हाइट डिक्रीज़ हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है पोटेंशियल P = mgh। अगर हाइट हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो देयरफॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज़ आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ के इक्वल होगा। अब हम लोग जो है वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो है वो रिलेशन पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गेन हो रही है तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। बॉडी पहले इस हाइट के ऊपर थी, ठीक है। यहाँ पर इसको जब बॉडी इस हाइट के ऊपर थी तब इसकी हाइट को हम लोग h1 का नाम दे देंगे। फिर यहाँ से लेकर जब बॉडी इस हाइट के ऊपर आई है तब इस हाइट को हम लोगों ने जो है वो h2 का नाम दे दिया। बॉडी जब इस पोजीशन पे थी और इस पोजीशन से जब बॉडी को लेफ्ट किया तो उसकी वेलोसिटी v1 थी, बाद में उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 होगी, यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम थी। यहाँ पर जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर v1 v2 का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कम है, v2 का मतलब हम लोगों ने वैसे ही इनको वेलोसिटीज़ को नाम दिया है कि बॉडी जब अर्थ की सरफेस से थोड़ी सी दूर होगी तब उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। जब वो यहाँ पर v2 पॉइंट के ऊपर आएगी तब उसकी वेलोसिटी जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी, और लेकिन उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कम होती जाएगी। पहले उसकी हाइट h1 थी, यानी कि ये वाली हाइट देखें ये ज़्यादा थी, ये लाइन से भी रिप्रेजेंट किया है। बाद में जब वो इस पोजीशन पे आ गई तब उसकी हाइट जो है वो कम रहेगी, h2 बनेगी। तो हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास क्या है कि इफ़ v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी एट हाइट्स h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली, देन अगर हमारे पास जो v1 है वो हमारे पास उस बॉडी की वेलोसिटी है जो कि हाइट h1 के ऊपर है, और v2 जो है वो उस बॉडी की वेलोसिटी है जो हाइट h2 के ऊपर है, तो वो हमारे पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ना है वो हमारे पास क्या होगा। यानी कि अगर हम लोगों ने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखना ही है ये इक्वेशन की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे कि जब बॉडी जो है वो हाइट h1 के ऊपर थी। यहाँ पर देखें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर जो है उसकी हाइट ज़्यादा है तो हम लोग हमेशा जो ज़्यादा वाली चीज़ होती है, ठीक है, कम वाली को उससे माइनस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो हाइट h1 है वो ज़्यादा है तो हमारे पास पहले हम mgh1 लिखेंगे, और जो कम वाली हाइट है वो h2 है, और हम लोग h1 हाइट से h2 हाइट को माइनस करेंगे mgh2। अब हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास गेन हो रही है तो उसका फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो हमारे पास जो ज़्यादा वेलोसिटी है, अब देखें बॉडी जैसे जैसे अर्थ की सरफेस की तरफ मूव करेगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जो हमारे पास ज़्यादा वेलोसिटी है वो हमारे पास v2 है, और हमारे पास जो कम वेलोसिटी है वो v1 है। इस वजह से हम लोग v2 से v1 को माइनस कर देंगे 1/2 mv1 स्क्वायर। तो यही हम लोगों ने यही इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है mgh1 नेगेटिव mgh2। जो हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास mgh1 नेगेटिव mgh2, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv2 स्क्वायर है, नेगेटिव 1/2 mv1 स्क्वायर है। h1 जो हाइट थी वो हमारे पास ज़्यादा थी, बड़ी वैल्यू थी उसकी, तो उस वजह से h2 हाइट उसकी कम वैल्यू थी, इस वजह से h1 से हम लोगों ने h2 माइनस कर दिया। v2 जो था हमारे पास वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, और v1 वेलोसिटी हमारे पास कम थी, तो हम लोगों ने v2 से v1 को माइनस कर दिया। अब देखिए हमारे पास इन दोनों में नॉर्मल जो है mg आ रहा है, mg को हम कॉमन ले लेंगे, और h1 नेगेटिव h2 है हमारे पास। ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी में जो हम लोग लिखेंगे तो 1/2 हमारे पास जो है वो v2 स्क्वायर नेगेटिव v1 स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 m जो है इन दोनों में कॉमन है, तो 1/2 m को हम लोग जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड जो कि है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अगर हमारे पास यहाँ पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता और यहाँ पर हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता, तब भी हम लोग जो है वो यही चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि तब भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये उसी वक्त तक जो है वो वैलिड रहता है, उसी वक्त तक जो है वो हमारे पास काबिले जो है वो एहतराम रहता है, जब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को जो है वो कंसीडर नहीं करते। अब ज़ाहिर सी बात है जब बॉडी ने जो है वो
यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर एयर भी होगी, और एयर की वजह से वहाँ पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी। तो ये वाला जो रिलेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमारे पास तभी वैलिड होता है जब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जब हम लोग वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते। जब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं तो बॉडी जो बॉडी हमारे पास ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि अब हाइट से जो है सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आ रही है, तो यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बॉडी तब उसकी जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करने में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे बॉडी यहाँ पर हमारे पास कुछ हाइट के ऊपर है, तो अब जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को या फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट को भी जो है मद्देनज़र लाते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, तो उसकी जो हमारे पास कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में गुजर जाएगी, और फिर हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आते आते कुछ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसकी हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट हमारे पास क्या है। इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एक्ट्स ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करे डाउनवर्ड मोशन के दौरान, देन सम पोजीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो हमारे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास वो वर्क डन करेगी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे पास उसको हम लोगों ने FH लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोगों ने जो है वो FH लिखा है कि बॉडी ने जो है वो यहाँ पर उसकी पोजीशन थी, यहाँ पर जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो यहाँ से लेकर उसने यहाँ तक मूव किया है, बॉडी डाउनवर्ड मूव की है, तब उसने जो वर्क डन किया है वो FH के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी ने जब डाउनवर्ड मूव किया तो उसकी जो है वो हाइट भी कम हुई, और उसने जो है वो फोर्स भी लगाई एयर रेजिस्टेंस के ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारे पास फिर उस वजह से हम बॉडी ने जब डाउनवर्ड मूव किया और तब उसने जो वर्क डन किया वो हमारे पास FH के इक्वल होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व FH। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के में कन्वर्ट होगी, जो कि हमारे पास mgh के इक्वल था, और हमारे पास ये जो नेगेटिव है वो हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये जो हमारे पास PE है ये तो हमारे पास बॉडी की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना, जब वो उस हाइट के ऊपर होती है, ये जो हमारे पास बॉडी की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है जब ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ हिस्सा इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसका फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको FH का नाम दिया है। तो रिमेनिंग पोर्शन रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास जो है वो mgh नेगेटिव FH है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास दो पार्ट हैं, एक mgh, एक ये पोटेंशियल एनर्जी का खुद, और एक इस पोटेंशियल एनर्जी का वो वाला पार्ट जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। अब देखें ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस वाली पोटेंशियल एनर्जी mgh जो है इसने फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, इसलिए इसको mgh नेगेटिव FH लिखा है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी जिसने नेगेटिव FH इसको इसलिए लगा है क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी ने फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया है, और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी 1/2mv², ये वाली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। यानी कि कुछ हिस्सा उसका जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है उसका फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेगा। तो हमारे पास अगर हम लोग जो है जो पोटेंशियल एनर्जी ये जो कुछ हिस्सा उसका फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन के जो पोटेंशियल एनर्जी ने कुछ हिस्सा जिसका काम किया है,
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का वो वाला पार्ट जिसने फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो है वो वर्क डन किया है, जो कि mgh है। अगर हम लोग उसको सेपरेट करें तो ये हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है FH, इधर इसके साथ माइनस का साइन है, जब उसके साथ तरफ चला जाएगा तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv², पॉजिटिव FH, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ हिस्सा इसका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। थस तो फिर हम लोगों ने लिख दिया कि जो हमारे पास लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, वो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये दो हिस्सों में जब कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तब ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से इसका जो लॉस होगा इसका गेन थोड़ी होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल आएगी। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल आएगा। अगर स्टूडेंट्स हम लोग जो है बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करवाएं, यानी कि उसको कुछ हाइट अटेन करवाएं, उसको किसी पोजीशन की तरफ लेकर जाएं, तो यहाँ पर बॉडी की जो हमारे पास जब बॉडी को हम लोग यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी पोजीशन के ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास बॉडी को मूव करवा कर ही लेकर जाएंगे। इस वजह से बॉडी को मूव करवाने के लिए, यानी कि किसी हाइट के ऊपर लेकर जाने के लिए बॉडी को मूव करवाया, और उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब मूव करवाते करवाते ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर जब बॉडी को यहाँ पर हम लोग स्टॉप करवाएंगे, तब यहाँ पर किसी हाइट के ऊपर जाकर किसी पोजीशन के ऊपर जाकर उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तब जो है फिर उसकी जो हमारे पास वो वाली काइनेटिक एनर्जी जिससे उठाकर हम लोग उसको किसी हाइट के ऊपर लेकर गए हैं, वो वाली काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि बॉडी ने कुछ ना कुछ हाइट अटेन की है। अब देखें बॉडी को अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी हाइट के ऊपर लेकर जा रहे हैं तो जो फैक्टर h है, यानी कि जो हाइट वाला फैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि mgh, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh के इक्वल है। तो फैक्टर h वाला जो फैक्टर है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, हाइट इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। लेकिन बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर हम लोग किसी हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं, तो हाइट के ऊपर ले जाकर हम लोगों ने उस बॉडी को स्टॉप करवाना है। यानी कि इस वजह से बॉडी को जब हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से उठाएंगे किसी हाइट के ऊपर ले जाने के लिए, सरफेस ऑफ अर्थ से तो हम लोग उसको तेज़ी से उठाएंगे, लेकिन जब किसी हाइट के ऊपर लेकर जाएंगे तो उसको स्टॉप करवा देंगे, यानी कि ऊपर जाते जाते उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv², और जब वेलोसिटी हमारे पास कम होगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यानी कि अगर हम लोग बॉडी को नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास फार्मूला निकला है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल है। अगर हम लोग, और इस ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास उस केस में होता है जब हम बॉडी को ऊपर से जो है नीचे की तरफ मूव करवाते हैं। अगर हम बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाएं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, और ये वाला हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है ये हमारे पास दो हिस्सों में लॉस होगी ये काइनेटिक एनर्जी। एक हिस्सा इसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और दूसरा हिस्सा उसका जो है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में जो है वो कन्वर्ट होगा। जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कन्वर्सली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास जो है वो आज का आर्टिकल था, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इनमें नोट्स हैं जो कि नोट बना कर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसका मकसद यही है सिर्फ कि आपको जो है वो एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको जो है आर्टिकल को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आ जाए। और ये जो सारे नोट्स हैं वो आपकी बुक में ही से ही हैं। बुक का जो हमारे पास टॉपिक है उसी को ही मॉडिफाइड करके ये नोट्स बनाए गए होते हैं।
सारा का सारा आइडिया जो है बुक वाला ही छापा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेडिंग्स लगा कर और जो है उसके अंदर चीज़ें रिप्रेजेंट करके ही हम लोग जो है वो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।